Hello students, today we are going to study social studies. In social studies we will study chapter 7 New Delhi, the capital of India. In this chapter we are going to study about location, climate, culture, transport, people, historical places. See, New Delhi is the capital of India. Mirza Ghalib, the famous Urdu poet, said the world is the body and Delhi is its soul. मिर्ज़ा गालिब एक फेमस उर्दू पोइट हुआ करते थे. उन्होंने एक बार बोला था, पूरी दुनिया अगर बॉडी है तो दिल्ली उसकी सोल है. Apart from its historical importance, Delhi also happens to be political hub. Historical importance का मतलब क्या होता है? किसी भी जगह पे जब बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स, जिसको हम किले बोल सकते हैं, किले होते हैं या फिर ऐसे बिल्डिंग्स कुछ बनी होती है जो अपने आप में बहुत यूनिक होती है, जिसका हिस्ट्री से कोई रिलेशन होता है. एग्जाम्पल, अगर हम रेड फोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो रेड फोर्ट किसने बनाया, हम ये सर्च करेंगे तो रेड फोर्ट मुग़ल्स के ज़माने में बनी हुई थी. फिर हम मुग़ल्स के बारे में पढ़ेंगे. इसी तरीके से कुतुब मीनार किसने बनाया, जंतर मंतर किसने बनाया, फिर उसकी डिज़ाइनिंग, फिर उसके कल्चर, फिर वो किस रीजन में बना. इस वजह से किसी भी प्लेस को हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिलता है. तो वो बहुत ही हिस्टोरिकली ब्यूटीफुल प्लेस है. बहुत सारे किंग्स एंड क्वींस वहाँ पे रूल किया करते थे. ये कैसे पता चलता है? ये वहाँ की बिल्डिंग्स को देखकर पता चलता है. ओके. नाउ दिल्ली ऑल्सो हैपन्स टू बी पॉलिटिकल हब ऑफ इंडिया. दिल्ली पॉलिटिकल हब ऑफ इंडिया माना जाता है, जहाँ पे ऑल द पॉलिटिकल एक्टिविटी इन द कंट्री ट्रेसेस इट्स रूट्स टू. सभी पॉलिटिकल पार्टीज़, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी आपके इंडिया में है, उन सब का वहाँ पे रूट होता है. ओके. नाउ दिल्ली हैज़ टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, द दिल्ली गवर्नमेंट which looks after the needs of the people and the central government who looks after the whole nation. दिल्ली गवर्नमेंट, इस वक्त दिल्ली गवर्नमेंट में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? जब वहाँ इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे आप पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ी संख्या में जीत हासिल की थी. एंड नाउ ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. सो ही लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी पावर है? इट इज़ बीजेपी. ठीक है. और बीजेपी ने सभी स्टेट्स, ऑलमोस्ट ऑल मैक्सिमम स्टेट्स इन इंडिया में इलेक्शन जब हुआ तो बीजेपी जीत गई. और फिर फाइनली एक प्राइम मिनिस्टर हमने चुना, बीजेपी पार्टी वालों ने एक प्राइम मिनिस्टर चुना सबकी सहमति से. एंड हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मोदी जी. सो ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द होल नेशन. सो यू नीड टू रिमेंबर, दिल्ली गवर्नमेंट looks after the needs of the Delhi and central government looks after the whole nation. The Parliament of India, Rashtrapati Bhavan and Supreme Court of India are located in Delhi. Delhi is also a union territory. I hope you remember previous chapter में हमने union territories और states के बारे में पढ़ा था. तो Delhi is a union territory. It is divided into two parts, Old Delhi and New Delhi. Now we'll study about the location of Delhi. तो सबसे पहले हम मैप में देखते हैं दिल्ली के बारे में. Here कैन यू सी, ये छोटा सा एरिया, ये दिल्ली है. ओके. दिल्ली दो, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के बीच में है. देखो यहाँ पे हरियाणा, दिस इज़ हरियाणा एंड दिस इज़ उत्तर प्रदेश. ओके. नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सदर्न में हरियाणा की बाउंड्री है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की. तो ये लोकेशन हो गया. अब आपको पता चल गया दिल्ली कहाँ पे है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में. इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ यमुना. ओके. सराउंडेड बाय हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया. Now let's study about the climate of Delhi. Delhi has a continental climate, which means that summers are very hot. Continental climate का मतलब होता है summers बहुत hot होते हैं और वहाँ के winters बहुत cold होते हैं. Okay. During summers, a very hot wind known as the Loo from Rajasthan blows over Delhi, and in winters, chilly gusts of wind that blow down from Himachal Pradesh sweeps over Delhi. वहाँ पे मानसून बहुत कम है. मानसून ओके, जुलाई टू सितंबर, मतलब बारिश वहाँ पे बहुत कम होती है. अब मैं आपको थोड़ा सा लू के बारे में बता देती हूँ कि कैसे वो राजस्थान से लू आता है और किस तरीके से हिमाचल प्रदेश से ठंडी हवाएं आती हैं, जिसकी वजह से ठंड पड़ती है दिल्ली में. सो हियर यू कैन सी, सबसे पहले तो आपको मैप देखना आना चाहिए और सभी बच्चों के पास मैप होना चाहिए. हियर यू कैन सी राजस्थान. ओके. राजस्थान से आप देख रहे हो दिल्ली में बहुत
डिस्टेंस नहीं है। तो और राजस्थान बहुत गर्म एरिया होती है, आपको ये हमने प्रीवियस चैप्टर में बता दिया है। सो राजस्थान से जो गर्म हवाएं जब चलती हैं गर्मी के सीज़न में तो वो दिल्ली तक पहुंचती है, जिसकी वजह से दिल्ली का मौसम बहुत गर्म होता है। नेक्स्ट, अभी हिमाचल प्रदेश से भी दिल्ली बहुत दूर नहीं है, ओके, द डिस्टेंस इज़ नॉट वेरी फार। अब हिमाचल प्रदेश ऊपर है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और ये हमने ये भी पढ़ा है किस तरीके से हिमाचल होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए हिमाद्री और हिमाचल और शिवालिक्स जो पहाड़ होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मौसम बहुत ठंड होता है, स्पेशली हिमाद्री एरिया, ये पूरा एरिया कवर्ड है हिमाद्री से। तो वहाँ से जो ठंड हवा आती है हिमाचल प्रदेश होते हुए, जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश होते हुए, और यहाँ वो न्यू दिल्ली तक पहुँचती है, इसलिए ठंड का मौसम भी बहुत ठंड होता है। और गर्मी का सीज़न भी राजस्थान से लू जाने की वजह से बहुत गर्म होता है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। सो दिस इज़ द क्लाइमेट ऑफ Delhi. Now we are going to study about the culture of Delhi. Culture is the speciality of New Delhi and whole of India. देखो, दिल्ली में आपको सारे फेस्टिवल्स लोग मनाते हुए मिलेंगे और सभी लैंग्वेजेस आपको मिलेंगे, और जब सभी लैंग्वेजेस आपको मिलेंगे और सारे फेस्टिवल्स आपको मिलेंगे तो आपको ये समझ लेना है, इतना आपको अंडरस्टूड हो लेना है कि इट मीन्स all the cultures are living over there, means people belonging to all the religions like Hindu, Muslim, Sikh, Isai, from South India, Eastern India, Western India, गुजराती, मराठी, everybody, सभी cultures के लोग वहाँ पे मिलेंगे, तभी तो सारे festivals वो लोग मना रहे हैं, okay? So and people, they celebrate all the festivals of each other with equal enthusiasm. Delhi, being the capital of India, has many art and craft galleries along with auditoriums that host regular cultural events. दिल्ली में बहुत सारे ऐसे आर्ट गैलरीज़ हैं, क्राफ्ट गैलरीज़ हैं, ऑडिटोरियम्स हैं जहाँ पे कल्चरल इवेंट्स को मनाया जाता है, लोग मिलजुल कर मनाते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्ट. The most common modes of public transport in Delhi are DTC buses and the metro. देखो, दिल्ली क्योंकि बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, ओके, और इतनी पॉपुलेशन जब है तो डेफिनेट सी बात है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता होगा बाय द गवर्नमेंट, ओके। तो वहाँ पे DTC बसेस और मेट्रो का बहुत डिमांड है। DTC इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट compressed natural gas CNG bus service, okay. Delhi Metro connects different parts of the city to the nearby areas like Noida and Gurgaon. New Delhi railway station, Delhi Junction and Hazrat Nizamuddin railway station are the three main railway stations. ये 3 रेलवे स्टेशन से आपको याद रखने हैं. न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली जंक्शन एंड हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन आर द 3 मेन रेलवे स्टेशंस इन द दिल्ली. और देयर आर 2 एयरपोर्ट्स, पालम डोमेस्टिक एयरपोर्ट एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो वहाँ पे आपने देखा कि बसेस की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है. अब ये CNG क्या होता है? CNG का मतलब होता है कि गाड़ियों में से आपने देखा है, आपने ऑटो रिक्शा, वैन या बसेस आपने देखे हैं, अगर आपने अपने शहर में देखे होंगे तो आपने देखे होंगे कि उसमें डीज़ल या पेट्रोल डाला जाता है. जैसे आपकी कुछ कार्स होती हैं उसमें हम लोग पेट्रोल डालते हैं, कुछ कार्स होती है उसमें हम लोग डीज़ल डालते हैं. तो ये जब चलती है रास्ते पे ना तो इसमें से स्लाइटली धुआं निकलता है, तो जिसकी वजह से बहुत पोल्यूशन हो जाती है, बहुत पोल्यूशन हो जाती है, एयर पोल्यूशन हो जाता है. बट CNG क्या है? CNG एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जिसके थ्रू जब गाड़ियाँ चलती हैं ना तो उसमें क्या होता है कि उसमें बिल्कुल भी धुआं नहीं होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होती. क्योंकि दिल्ली एक इतना पॉपुलेटेड एरिया है, तो अब इतनी पॉपुलेशन है तो गाड़ियाँ भी बहुत होंगी. डेफिनेट सी बात है, जब इतनी सारी गाड़ियाँ होंगी तो डेफिनेट सी बात है कि जब आप उसमें अगर इतना धुआं निकलेगा तो जस्ट आप इमेजिन करो कि दिल्ली की पोल्यूशन कैसी होगी. आप अक्सर आपने देखा भी होगा न्यूज़ चैनल्स के थ्रू दैट दिल्ली में अभी लास्ट ईयर भी ये बहुत ही हाईलाइटेड न्यूज़ था कि दिल्ली एकदम डस्टी हो गया था, बिल्कुल धूल हो गया था, उसके पत्तों पे धूल जमा हुआ था. पेड़ पौधों, एक तो पेड़ पौधे भी बहुत कम है क्योंकि बहुत घनी बस्ती है. तो उन पत्तों को क्या किया गया था कि एक फेक बारिश की गई थी, नकली बारिश किया गया था और उस बारिश के ज़रिए उन पत्तों से धूल को हटाया गया था. क्यों पत्तों से धूल को हटाया गया था? क्योंकि जो भी थोड़े बहुत पेड़ हैं वहाँ पे दिल्ली में, वो लोगों का जो हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो पेड़ अब्जॉर्व करता है ना, तभी तो हमें फ्रेश एयर मिलेगी. इस चीज़ को, इस सिस्टम को ईज़िली किया जा सके, इसीलिए एक नकली बारिश की गई थी लास्ट ईयर
ये बहुत ही हाईलाइटेड न्यूज़ था, पूरे न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जा रहा था। ओके, तो सीएनजी जो गाड़ियाँ होती हैं इसकी वजह से क्या होता है कि धुआं नहीं निकलता है गाड़ियों से, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम होती है। आप इमेजिन करो अगर धुआं निकलता तो कितनी पोल्यूशन होती। तो आपने क्या देखा कि वहाँ पे जो रोडवेज़ है उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को संभाल के रखी हुई है, लोगों के आने जाने के लिए फैसिलिटीज़ पूरी अरेंज की हुई है दिल्ली गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इज़ मेट्रो। मेट्रो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in connecting some of the areas nearby Delhi like Noida and Gurgaon. नेक्स्ट वहाँ की रेलवे। तो इन तीनों चीज़ों से वहाँ की पॉपुलेशन को काफ़ी राहत मिलती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में। पीपल फ्रॉम ऑल रीजन्स स्टेट्स कम इन सर्च ऑफ बेटर जॉब एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, और मैंने ये बताया था कि क्यों डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। जब डेफिनेट सी बात है, जब पूरा ऑल ओवर कंट्री से लोग यहाँ आते हैं जॉब की सर्च में, तो डेफिनेट सी बात है कि वहाँ की लैंग्वेजेस भी बदल जाएंगी। सो अब आप सोचोगे कि यहाँ पे क्यों ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, और क्यों नहीं हमारे शहर देवरिया को अगर हम लोग उठाएं तो क्यों नहीं देवरिया में सारे शहरों से लोग आते हैं, क्यों नहीं यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। आपको ये भी जानना होगा कि रियल लाइफ में आप इसको कंपेयर कर सको कि क्यों वो आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है और क्यों so many languages are spoken. The only reason it is a metropolitan city because वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं। ओके, वो एक पॉलिटिकल हब है, वो कैपिटल है इंडिया का। देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच हैज़ मेड दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। वहाँ पे इतनी सारी कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ है वहाँ पे, बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ है वहाँ पे, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे लोग जॉब ढूंढने जाते हैं। लेकिन आप अपने देवरिया में अगर देखोगे तो यहाँ पे तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है नहीं, यहाँ पे आपको ऐसी कोई कंपनी मिलेगी नहीं, ऐसी कोई फैक्ट्री मिलेगी नहीं कि यहाँ से कोई आसाम से आएगा यहाँ पे काम करने। लेकिन आसाम का एक बंदा या फिर पर्सन फ्रॉम वेस्ट बंगाल may travel to Delhi in search of job, क्योंकि दिल्ली इतना बड़ा शहर है कि लोगों के हुनर के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से people can get work over there. Okay, that's the reason why so many different kinds of languages are spoken over there. People wear different kinds of clothes. Obvious, when people are coming from different states and speaking different languages, it means definitely they will follow their own culture, their own tradition. They speak different languages. That's the reason why different kinds of festivals are being celebrated in Delhi. And the plus point, people celebrate with enthusiasm. They unite and they celebrate these functions with lots of fun and love. ऐसा नहीं है कि आप अगर दिवाली मना रहे हो तो कोई ऐसा रिलीजन है जो दिवाली नहीं मनाता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। No, everybody celebrates. So it makes the things look more better and beautiful. Historical places. Delhi is a historical city. It has many monuments which include forts, tombs, mosque, temples, etc. Okay, वहाँ पे आपको बहुत सारे monuments मिलेंगे, जैसे कि अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि रेड फोर्ट। ओके, पुराने ज़माने में ये सब बनी हुई थी। पुराने ज़माने मतलब जब राजा रानियाँ इंडिया में रूल किया करते थे, जब मुगल्स हुआ करते थे, जब अकबर थे, तो उस समय शाहजहाँ के समय बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई थी। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। द रेड फोर्ट, वी आर गोइंग टू कवर द फर्स्ट पॉइंट, रेड फोर्ट। लाल किला और द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का नाम हिंदी में लाल किला भी है। लाल किला और द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाई शाहजहाँ इन द 17th सेंचुरी। ये 21st सेंचुरी, आप इमेजिन करो 17th सेंचुरी में रेड फोर्ट बना था। ओके, सो इट वॉज बिल्ड इन द 17th सेंचुरी। हियर यू कैन सी, यस, इट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये रिवर यमुना है, वहाँ पे लाल किला है, रेड फोर्ट है। द होल स्ट्रक्चर इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन्स। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम रेड फोर्ट एवरी ईयर ऑन द इंडिपेंडेंस डे। हमारा जो फ्लैग होस्ट होता है ना, सबसे पहले फ्लैग होस्ट कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। और वो कहाँ पे होस्ट होता है? वो यहाँ इस लाल किला पे, रेड फोर्ट पे होस्ट होता है। एंड आवर प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम दे। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहीं से वो स्पीच देते हैं पूरे नेशन के लिए।
The Qutub Minar. The Qutub Minar is the world's tallest brick minaret. Its construction was started by Qutbuddin Aibak. This name you have to remember. Qutbuddin Aibak ने इसकी construction 12th century में start की थी. He started in 12th century, but it was completed by his son-in-law Iltutmish. लेकिन complete उनके son-in-law Iltutmish ने किया था. It is located in Mehrauli. It is a 72.5 meter high minaret. It is one of the India's architectural wonders. The India Gate. The India Gate is a 42 meter high structure constructed in the memory of 82,000 soldiers who laid down their lives during the World War I. The Amar Jawan Jyoti burns continuously in the memory of these soldiers. India Gate 42 meters high है, and it is constructed in the memory of 82,000 soldiers. 82,000 soldiers जो हैं इनकी जान चली गई थी वर्ल्ड वार 1 में वॉर करते हुए. ठीक है, आपने वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 आपने पढ़ा होगा. तो वर्ल्ड वार 1 जब हुआ था उसमें 82,000 सोल्जर्स जो थे उनकी जानें चली गई थी. तो उनकी याद में ये इंडिया गेट बना है. और आप जब दिल्ली जाओगे तो आप जाकर देखना, वहाँ पे उनके नाम भी लिखे हुए हैं. और हमेशा वहाँ पे एक अमर जवान ज्योति, मतलब वहाँ पे एक कुंड जैसा बना हुआ है, उसमें हमेशा एक मशाल जलती रहती है, उसमें आग कभी नहीं बुझती है. और ये क्यों ऐसा माना जाता है कि उनकी जो जान गई, इतने लोगों ने जो अपने देश के लिए जो जान दी है, उनके सम्मान में ये ज्योति जलती रहती है. ओके. Jama Masjid. Here you can see this is a Jama Masjid. Jama Masjid is in Old Delhi. It is the largest mosque in India. It was built by Emperor Shah Jahan. Okay, you should remember the names. Emperor Shah Jahan built Jama Masjid. It is made by red sandstones and white marbles. Rashtrapati Bhavan. Rashtrapati Bhavan or the President's House is the second largest by area residence of any head of a state in the world. इसका मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का किसी भी प्रेसिडेंट्स जो जहाँ पे रहते हैं अलग अलग नामों से पुकारा जाता है. जैसे अमेरिका में वाइट हाउस बोला जाता है, वहाँ के प्रेसिडेंट जिस घर में रहते हैं उसको वाइट हाउस बोला जाता है. उसी तरीके से इंडिया में जो प्रेसिडेंट रहते हैं उस घर को क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति भवन. यू कैन कॉल इट राष्ट्रपति भवन और द प्रेसिडेंट्स हाउस. नाउ इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट बाय एरिया. अभी जैसे मैंने बोला कि पूरी दुनिया में हर कंट्री में प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं. अब जो प्रेसिडेंट्स के लिए घर बने होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं. अब इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो घर बना हुआ है, राष्ट्रपति जो भवन हमारा है, वो इतना बड़ा साइज़ में है, बाय एरिया इतना बड़ा वो साइज़ में है कि वो दुनिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट हाउस है. जितने भी प्रेसिडेंट्स के घर बने हुए उसमें सेकंड नंबर हमारे इंडिया का राष्ट्रपति भवन आता है. अब फर्स्ट कौन सा आता है ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका होमवर्क है. नाउ इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. इट हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन कॉल्ड द मुगल गार्डन्स विच ओपन्स फॉर द जनरल पब्लिक इन द मंथ ऑफ फरवरी एवरी ईयर. और ये ब्रिटिश रूल के समय बना हुआ था. ओके. और ये इसमें मुग़ल गार्डन्स भी हैं जो कि लोगों के लिए खुलती हैं. कोई भी वहाँ पे जाके विज़िट कर सकता. अगर आप फरवरी के मंथ में जाते हो तो फरवरी के मंथ में यू कैन विज़िट दैट गार्डन. यू कैन सी द राष्ट्रपति भवन. ओके. आप अंदर से तो नहीं विज़िट कर सकते हो, लेकिन आप बाहर से उसको विज़िट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, देर आर मैनी मोर areas which you can visit, and there are many more temples, mosques, museums which you can visit. Let us find out. Like you can see over here, Lotus Temple, Akshardhan Temple, Humayun's Tomb, Jantar Mantar. Okay, so these are the areas which you can go and visit. और ये इतने सारे वहाँ पे buildings हैं. Okay, buildings means ये जो monuments हैं, I'm talking about the monuments, not buildings. ये जो monuments हैं बहुत सारे हैं वहाँ पे इंडिया में, जिसके वजह से वो टूरिस्ट प्लेस भी होता है. टूरिस्ट प्लेस का मतलब क्या होता है और क्यों टूरिस्ट प्लेस किसी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जितना टूरिस्ट प्लेस होगा और देश विदेश से लोग आएंगे, विज़िट करेंगे, तो इंडिया को पैसे मिलेंगे. जब लोग आके इंडिया में घूमेंगे तो इंडिया के पास इकॉनमी उसकी बढ़ेगी. अब इंडिया में इकॉनमी बढ़ेगी और टूरिस्ट प्लेस होना चाहिए, तो उसके लिए तो कुछ जगह भी तो होनी चाहिए ना घूमने के लिए.
तो वहाँ पे तो बहुत सारी जगह है, लाइक यू कैन इफ़ यू गो टू दिल्ली तो आप अगर अच्छे से घूमोगे तो पूरा मोर देन 20 डेज़ आपको लग जाएंगे। ओके, लाइक इंडिया गेट, जामा मस्जिद, और ये बहुत ब्यूटीफुल होता है, ये सारे लोकेशंस बहुत ब्यूटीफुल है। सो वेन एवर यू विजिट दिल्ली यू जस्ट विजिट दिस प्लेसेस। Other important places, if you go to the Chanakyapuri area of Delhi, you will see many buildings with different flags on them. These are the embassies of different countries. Near it is the Rail Museum where you can see the old railway engines. आप जब दिल्ली के चाणक्यपुरी में जाओगे उस एरिया में आपको बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स मिलेंगे जहाँ पे आपको डिफरेंट फ्लैग्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग्स मिलेंगे। अमेरिका का मिलेगा, चाइना का मिलेगा, पाकिस्तान का मिलेगा, श्रीलंका का मिलेगा, जिनके भी एम्बेसीज़ वहाँ पे रहते हैं। एम्बेसीज़ क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझा दूँगी। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्बेसीज़ की जब आप बिल्डिंग देखते हो, फ्लैग्स देखते हो तो। सो यू कैन विजिट ओवर देयर। नियर इट इज़ द रेल म्यूज़ियम, रेल म्यूज़ियम भी है। इफ़ यू रिमेंबर द गोरखपुर रेलवे म्यूज़ियम आपने देखा हुआ है, वहाँ पे जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे आपने क्या देखा हुआ, आपने देखा है ना, एक ट्रेन है और ट्रेन के अंदर ही होटल जैसा बना हुआ है, उसकी इंजन रखी हुई है। बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा सा और मॉडिफाई करके और बड़े लेवल पे करके वहाँ पे रेलवे म्यूज़ियम है, वे यू कैन सी द ओल्ड रेलवे इंजन्स, पुराने रेलवे इंजन्स आप देख सकते हो। सी पुराने रेलवे इंजन्स को देखने के लिए फ़र्स्ट आपको न्यू वाले रेलवे इंजन्स का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अभी जो न्यू रेलवे इंजन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल पे चलते हैं, लेकिन जो पुराने रेलवे इंजन्स हुआ करते थे वो कोल पे चला करते थे। तो अब उसको हटाकर, क्योंकि पॉल्यूशन होती थी कोल यूज़ करने से, तो उसे हटाकर रेलवे म्यूज़ियम बना दिया गया। रेलवे म्यूज़ियम में उन इंजन्स को रख दिया गया है जिसे लोग विज़िट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू रेलवे इंजन्स। वन कैन पे होमेज टू द नेशनल लीडर्स बाय विजिटिंग देयर मेमोरियल्स कॉल्ड समाधि। आप वहाँ पे जब जाओगे तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे और जो हमारे लीडर्स जिन्होंने जान दे दी पूरे देश के लिए, देश को आज़ाद करवाने के लिए, उनकी समाधि को आप वहाँ पे जाके आप फूल चढ़ा सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। जैसे कि वेरी फेमस राजघाट, समाधि ऑफ महात्मा गांधी। ओके, अभी आपने रिसेंटली जब ट्रम्प आए थे इंडिया में तो आपने देखा होगा कि वो राजघाट गए थे, महात्मा गांधी जी को उन्होंने होमेज पे किया था। तो आप भी जाके विज़िट कर सकते हो। जो आप टीवी में देखते हो, रियल में जब आप दिल्ली में जाओगे तो यू कैन विजिट दिस प्लेसेस एंड गिव द होमेज। राजघाट, समाधि ऑफ महात्मा गांधी, शांतिवन समाधि ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट समाधि ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल समाधि ऑफ इंदिरा गांधी, वीर भूमि समाधि ऑफ राजीव गांधी. So these are the samadhis which you can visit. Once again, let's recap. New Delhi is the capital of India. Number 2, it is situated on the banks of river Yamuna. Number 3, it is also called Mini India. Number 4, the Qutub Minar is the world's tallest brick minaret. Number 5, the Jama Masjid in Old Delhi is the largest mosque in India.